आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने सामाजिक नियंत्रण अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग को सामाजिक नियंत्रण का पार्ट 2 पढ़ना है, यानी कि इसके प्रकार पढ़ने हैं। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा। सामाजिक नियंत्रण के बाद हम लोग होम साइंस के जो टॉपिक है, मैटरनिटी के जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण हम करा चुके हैं। बाकी सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक बचे हैं, उनको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। तो पहले मैटरनिटी कर लेते हैं, मैटरनिटी के टॉपिक फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सोशियोलॉजी के 1-2 टॉपिक जो भी बचे हैं वो फिनिश कर लिए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। तो चार्ल्स कूले एवं बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के 2 भेद बताए हैं। तो चार्ल्स कूले ने कितने बताए हैं? 2 बताए हैं। आपको जो MCQ की क्लास थी उसमें आपने चेतन नियंत्रण पढ़ रखा है कि चार्ल्स कूले का है, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे प्रकार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन्होंने चार्ल्स कूले एवं बर्नार्ड ने क्या बताया है? पहला है चेतन नियंत्रण। तो इसको देख लेते हैं। जब नियंत्रण करते समय उसकी उपयोगिता व लाभों को ध्यान में रखा जाता है, चेतन नियंत्रण कहलाता है। क्या है? जब कोई नियंत्रण किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई उपयोगिता हो, कोई ना कोई लाभ को ध्यान में रख के किया जाता है, तभी उस जो नियंत्रण किया जाता है उसे चेतन नियंत्रण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप जाति व्यवस्था में खान पान, छुआछूत और विवाह के नियमों का पालन चेतन नियंत्रण का उदाहरण है। तो जो छुआछूत के नियम हैं, विवाह के नियम हैं और जो जाति व्यवस्था में खान पान के नियम है, कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं कि इनका क्या फ़ायदा होने वाला है, तभी वो करते हैं। क्या हानि होने वाली, मतलब सामने से उनके परिणाम होता है और वो परिणाम जानते रहते हैं, तब भी वो नियंत्रण करते हैं। इसे कहते हैं चेतन नियंत्रण। वर्तमान समय में चेतन नियंत्रण का महत्व बढ़ रहा है। तो वर्तमान समय में कौन से नियंत्रण का महत्व बढ़ रहा है? तो चेतन नियंत्रण का। आगे बढ़ते हैं। अचेतन नियंत्रण परंपराओं, संस्कारों एवं धार्मिक विश्वासों द्वारा नियंत्रण अचेतन नियंत्रण है। तो जो हमारी परंपराएं, प्रथाएं, संस्कार हैं, धार्मिक विश्वास हैं, जो नियंत्रण हम पर लगाते हैं वो क्या है? अचेतन अवस्था में है, यानी कि उनको हम अचेतन अवस्था में फॉलो करते रहते हैं, इसलिए उन्हें अचेतन नियंत्रण कहा जाता है। जो हमारे सम्मुख सामने से लगाए जाते हैं, जो हम सोच समझ के करते हैं, वे क्या होते हैं? चेतन नियंत्रण। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, चेतन मन से करना, अचेतन मन से करना। धर्म से जुड़ी चीज़ें हम लोग अचेतन मन से करते हैं, इसलिए वो क्या है? अचेतन नियंत्रण है। और जो विवाह है, सब चीज़ें सोच समझ के करते हैं, क्या है? चेतन नियंत्रण है, ठीक है ना। तो किसके हिसाब से? कूले और बर्नार्ड के हिसाब से चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण, 2 नियंत्रण हो गए। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मैनहीम का देखते हैं। कार्ल मैनहीम ने 2 प्रकार के नियंत्रण की बात की है। तो कितने प्रकार के नियंत्रण बताए हैं? 2 प्रकार के नियंत्रण की बात करते हैं कार्ल मैनहीम। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष नियंत्रण। यह नियंत्रण व्यक्ति के निकटस्थ लोगों द्वारा लागू किया जाता है, जैसे माता पिता, मित्रों, गुरुजनों अथवा पड़ोसियों द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण। इसका प्रभाव गहरा व स्थायी होता है। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्या होता है? आपके सम्मुख, यानी कि जो सामने उपस्थित व्यक्ति है वह यहाँ पर नियंत्रण लगाता है। तो क्या है वो? प्रत्यक्ष नियंत्रण है, यानी कि सामने उपस्थित का मतलब आपको नियंत्रित कौन कर सकता है? आपके परिवार, आपके खास लोग। बाकी दुनिया वाले कुछ भी बोले, आप क्या उनसे इफेक्टेड होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष नियंत्रण है। आपके परिवार हैं, माता पिता हैं, गुरुजन करेंगे तो उनको क्या है? आप प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अप्रत्यक्ष नियंत्रण पे। तो सामाजिक व भौतिक पर्यावरण तथा विभिन्न समूहों एवं संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण। तो जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्या है? सामाजिक व भौतिक पर्यावरण, जो हमारा इन्वायरमेंट है, लोग जिसमें रहते हैं, उसकी बात हो रही है। विभिन्न समूह जो होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है उनकी बात हो रही है। यह अत्यधिक सूक्ष्म व छोटे छोटे व्यवहारों को नियंत्रित करने वाला होता है। सूक्ष्म छोटे छोटे व्यवहार, इसका मतलब होगा कि जो हमारा स्कूल है, कॉलेज है, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं हम जो मिलते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो वो हमारी छोटी छोटी आदतों में परिवर्तन करते हैं, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं कि आपको ऐसे तौर तरीके से बात करनी, किसी से आप लोगों को दूसरे लोगों को देख के सीखते हैं, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष रूप से आप पे कहीं ना कहीं कोई प्रभाव करता है, आप पे प्रभावित करता है, तो वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किम्बल यांग पे। किम्बल यांग की बुक है हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो 1954 में इनकी बुक आई थी किम्बल यांग की, हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इन्होंने 2 प्रकार के नियंत्रण की बात की है उसमें। तो पहला है सकारात्मक नियंत्रण, दूसरा है नकारात्मक नियंत्रण। तो सकारात्मक देख लेते हैं। पुरस्कार देकर सही व्यवहार करने को प्रेरित किया जाता है। सकारात्मक नियंत्रण में क्या होता है कि आपको पुरस्कार दिया जाता है या कुछ ऐसा जिससे आपको खुशी मिले। सीधी सी बात है कि जिससे आपको खुशी मिले, आप नियंत्रित भी हो रहे हैं लेकिन आप खुश हैं उस चीज़ से, ठीक है। तो वो क्या है? सकारात्मक नियंत्रण। जैसे पुरस्कार, शाबाशी, प्रशंसा, धन्यवाद, वीर चक्र, महावीर चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि इसी प्रकार के नियंत्रण। इसमें क्या है कि अगर आपको कोई पुरस्कार देता है एक अच्छा काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में बन जाएंगे कि अगर मैं इस चीज़ को और अच्छे से करूँ तो शायद मैं और शाबाशी पाऊँ और पुरस्कार मुझे मिले। और अगर आपको एक बार उस चीज़ के लिए पुरस्कार मिल गया तो आप उससे कोई गलत काम करेंगे ना, तो आपको क्या है कि आपको लगेगा कि मुझे जिस चीज़ के लिए पुरस्कार मिला है अगर उसी का मैं गलत करूँगा तो आपका मन गवाही नहीं देगा। इसलिए कहीं ना कहीं आपको एक प्रकार से नियंत्रित भी करता है।
तो सकारात्मक नियंत्रण हम लोगों ने देख लिया। अब नकारात्मक नियंत्रण की बात करते हैं। दंड द्वारा सही व्यवहार को करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब स्कूल में कोई बच्चा चोरी कर रहा है, टीचर उसको डांटेगा, मारेगा, तब क्या है, वो दंड के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन लाया जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, नकारात्मक नियंत्रण। जैसे दंड, उपहास बनाना, किसी की मजाक बनाना, व्यंग, आलोचना, बहिष्कार, जेल, जुर्माना और मृत्यु दंड इसी प्रकार के नियंत्रण है। अब व्यंग, उपहास की बात कर लें, आपके मित्र मंडली में आपके दोस्त जो हैं वो आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी मजाक बनाते होंगे, तो आप अपनी क्या है उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हो कि ये मेरी, इसने इस बार इस बात को लेकर मेरी मजाक बनाई, तो मैं इस चीज़ को बदलूंगा। तो क्या है, वो भले नकारात्मक नियंत्रण है, लेकिन आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की उस चीज़ को लेके, ठीक है ना, तो आपको नियंत्रित करता है नकारात्मक रूप से भी। आगे देखते हैं गुरविच एवं मूर के अनुसार, तो नियंत्रण इन्होंने 3 प्रकार की बात की है, संगठित नियंत्रण, असंगठित नियंत्रण और सहज नियंत्रण की बात की है। इनकी बुक है 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी, 1945 में बुक पब्लिश हुई थी गुरविच एवं मूर की। तो उन्होंने 3 प्रकार की बात की है। संगठित नियंत्रण को देख लेते हैं। द्वितीयक संस्थाओं द्वारा नियंत्रण, जैसे राज्य, कानून, शिक्षा आदि। तो जो द्वितीयक संस्थाएं होती हैं वो हम पे जो भी नियंत्रण लगाएंगी वो क्या है, संगठित नियंत्रण है। और दूसरा है असंगठित नियंत्रण। प्राथमिक संस्थाएं, प्राथमिक संस्थाओं में कौन कौन से आते हैं, तो परिवार हो गया, मित्र मंडली हो गया, पड़ोस हो गया, उनके द्वारा जो भी नियंत्रण लगाया जाएगा वो असंगठित नियंत्रण होगा। तो इसमें दोनों में कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कन्फ्यूज ना हो। संगठित नियंत्रण का मतलब है जो द्वितीयक संस्थाओं द्वारा लगाया जाएगा। असंगठित में क्या है, जो प्राथमिक संस्थाएं, परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस द्वारा लगाया जाएगा वो असंगठित नियंत्रण हो जाएगा। सहज नियंत्रण देख लेते हैं। व्यक्ति स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। सहज नियंत्रण में क्या होता है, किसी अपने आप को खुद को एडजस्ट करना, जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट। ना कोई आपको रोकता है, ना कोई आपको टोकता है, ना कोई आपको सलाह देता है, ना आपको प्राथमिक कुछ बोलता है, ना द्वितीय कुछ बोलता है, लेकिन आप खुद के हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि आप बोलते हैं कि इस समाज में मुझे रहना है तो मैं अपने आप को खुद नियंत्रित कर लूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सहज नियंत्रण आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेपियर के अनुसार, लेपियर ने 2 प्रकार के नियंत्रण की बात करते हैं, सत्तावादी और लोकतांत्रिक। इनका बहुत बार पूछा गया है। आपको सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकार हैं इनसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, तो इसलिए इनको हल्के में मत लेना। जो नियंत्रण के प्रकार यहाँ बताए जा रहे हैं सब कॉपी में एक एक नोट करना, क्योंकि आपके प्रैक्टिस सेट के हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन तो नियंत्रण के प्रकार से मिल जाएगा, है ना, जो पूछ लिया जाएगा समाजशास्त्री और उनके नियंत्रण का प्रकार। तो नियंत्रण के प्रकार और आपको पता होना चाहिए, समाजशास्त्री भी पता होना चाहिए किसने दिए हैं। तो लेपियर 2 प्रकार की बात करते हैं, सत्तावादी और लोकतांत्रिक। सत्तावादी देख लेते हैं, जब किसी, तो सत्तावादी नियंत्रण में क्या है, जब किसी निरंकुश या तानाशाह शासक द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अब आप साउथ कोरिया की बात कर लीजिएगा, उत्तर कोरिया की बात करिएगा, वहाँ पे एक तानाशाह है, वो शासक करता है, लोगों को नियंत्रित करता है। उसका निरंकुश होना मतलब वो किसी को भी मार सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो वहाँ क्या है, एक तानाशाह शासक होता है, वो नियंत्रण लगाता है, उसे बोलते हैं सत्तावादी। और लोकतांत्रिक में क्या है, जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है, वो हम पर राज करे, नियंत्रण करे, तो वो क्या है, लोकतांत्रिक हो जाएगा। जैसे कि जो भारत है वो लोकतांत्रिक देश है, लोग वोट करके सरकार बनाते हैं और सरकार ही फिर आप पर नियंत्रण लगाती है, ठीक है ना। आप अपनी भर्ती का मान सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल लेके मान सकते हैं कि सरकार को आपने चुना है, लेकिन वह जनता के हित में कुछ भी करने के लिए आप पर पहले नियंत्रण लगाती है, यानी कि जनता पर ही सरकार नियंत्रण लगाती है, जबकि जनता ही उसे चुनती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं लोकतांत्रिक नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं। बोगार्डस और बीयर स्ट्रीट की बात कर लेते हैं। 2 प्रकार के नियंत्रण की बात करते हैं लोग, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। तो औपचारिकताएं वही हैं जो कानून वगैरह हैं, औपचारिक रूप से हम पर नियंत्रित करते हैं। अनौपचारिक जो परिवार हम पर नियंत्रण लगाता है वह क्या है, अनौपचारिक नियंत्रण होता है। वेस्टरमार्क ने भी 2 प्रकार के उल्लेख करते हैं, आग्रहपरक और बाध्यतापरक। आग्रहपरक का मतलब होता है कोई आपको बोल के करता है, और बाध्यता, आपको बाध्यता होती है कि आपको ऐसा करना ही करना है। आग्रह आपसे कुछ किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें, लेकिन बाध्यता में क्या है, आपको आदेश दिया जाता है कि आपको ये चीज़ करनी ही है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, वेस्टरमार्क ने 2 प्रकार की बात की है, आग्रहपरक और बाध्यतापरक। गिडिंग्स की बात कर लेते हैं। नियंत्रण, इन्होंने भी 2 भेद बताए हैं, तो इनके आगे देख लेते हैं हम लोग। गिडिंग्स की नियंत्रण के 2 भेद बताए हैं, पुरस्कार अभिमुख नियंत्रण और दंडाभिमुख नियंत्रण। तो कौन बात करते हैं, गिडिंग्स बात करते हैं। 2 प्रकार के भेद बताए हैं इन्होंने, पुरस्कार अभिमुख और दंडाभिमुख। तो जो पुरस्कार और दंड वाला भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं वही सेम है इसमें भी। पुरस्कार देके आपको नियंत्रित किया जाता है, बाकी दंड देके भी आपको गलत चीज़ें आपकी सही की जाती हैं। फीचर 2 प्रकार के बताते हैं, तो फीचर भी नियंत्रण के कितने 2 प्रकार बताते हैं, समूह संबंधी नियंत्रण, संस्था संबंधी नियंत्रण। तो कुछ समूह आप पर लगाते हैं, कुछ संस्थाएं लगाते हैं, तो उनकी बात करते हैं फीचर। और
एस एस बर्नार्ड ने भी दो प्रकार के नियंत्रण की बात की है, इनको भी देख लेते हैं। संवेदनशील नियंत्रण और असंवेदनशील नियंत्रण। संवेदनशील का मतलब होता है कि आप पर बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाई जाती है, बहुत जल्दी में वो किए जाते हैं, उनसे बहुत प्रभाव पड़ता है। असंवेदनशील मतलब धीरे धीरे होते रहेंगे परिवर्तन, आपसे कोई बहुत ज़्यादा जोर दबाव देके नहीं बनाया जाता। असंवेदनशील नियंत्रण में संवेदनशील नियंत्रण जो होते हैं वो ऐसे मामलों में होते हैं जहाँ कुछ ना कुछ संवेदनाएँ जुड़ी होती हैं। संवेदनाएँ मतलब जल्दबाजी की जाती है, समाज पे गलत इफेक्ट पड़ रहा होता है उन चीज़ों को, तो उन्हें अचानक से रोकना होता है। वो मुद्दे जो संवेदनशील होते हैं उन्हें संवेदनशील नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ईसी हेज दो प्रकार के बताते हैं, पुरस्कार एवं दंड और अभिमति एवं अनुकरण। तो इसी हेज जो बात करते हैं, पुरस्कार एवं दंड अभी हम लोग 2 बार पढ़ ही चुके हैं ऊपर। बाकी अभिमति एवं अनुकरण की बात करते हैं तो अभिमति अनुकरण का मतलब होता है अभिमति खुद से सीखकर और अनुकरण दूसरे से सीख के। अभिमति मतलब खुद की बुद्धि के अनुसार कार्य करना और अनुकरण मतलब दूसरे को देखकर सीखना। ठीक है, कुछ इंसान अपने आप को ही सोचता है कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं खुद से सुधार लूँ, वो क्या है अभिमति। और अनुकरण क्या है, दूसरे को देख कर सुधारना कि ये चीज़ सही कर रहा है, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, तो वो क्या है, वो अनुकरण है। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अभिमति एवं अनुकरण में एक बात कौन करते हैं, ईसी हेज करते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। जे.एच. फिक्टर की बात कर लेते हैं। 3 भागों में विभाजित किया है इन्होंने। सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण, औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण, सामूहिक एवं संस्थागत नियंत्रण। तो इसमें क्या है, सकारात्मक में जो पॉजिटिव होता है जिसे हम लोग पुरस्कार बोलते हैं, नकारात्मक में दंड होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। औपचारिक में जो औपचारिकताएं निभाएं, जैसे कानून हो गया, कोई संस्था होगी वो औपचारिक रूप से आपको सुधारने की कोशिश करेगी। अनौपचारिक नियंत्रण ये होता है कि जो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं जो नियंत्रण आपको देती हैं वो अनौपचारिक होता है। मतलब आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स जो हो गए, वो आपको जो नियंत्रित करेंगे वो अनौपचारिक नियंत्रण होगा। सामूहिक एवं संस्थागत, तो सामूहिक क्या होता है, समूह में किया जाता है, किसी समूह द्वारा आपको बदला जाता है। बाकी संस्था का मतलब कि विद्यालय एक संस्था है, तो वो आपको बदलने की कोशिश करेगी, आप पे जो भी नियंत्रण लगाएगी वो क्या है, संस्थागत नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण के साधन एवं अभिकरण की बात कर लेते हैं। तो अभिकरण क्या होता है, अभिकरण का तात्पर्य उन समूहों, संगठनों एवं सत्ता से है जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं। मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं जो समाज में नियंत्रण को क्या करती हैं, लागू करती हैं। नियमों को लागू करने का माध्यम अभिकरण कहलाता है। तो जो इस माध्यम से नियमों को लागू किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अभिकरण कहते हैं। एजेंसी कहते हैं, समिति भी, एजेंसी को इंग्लिश में मतलब हिंदी में समिति भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ अभिकरण शब्द यूज हुआ है तो हम लोग अभिकरण ही पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की समितियों को अभिकरण कहा है। देखिए मैंने भी बोला था ना, समितियों को अभिकरण कहा जाता है, एजेंसी है उसको समिति भी बोला जाता है। परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थान मतलब स्कूल कॉलेज जो है वो भी क्या है, हमारी समिति है। संस्थाएं, धार्मिक संस्था जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च है, अभिकरण के उदाहरण है। ठीक है, अभिकरणों को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब देख लेते हैं इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण। तो औपचारिक अभिकरण में बात की जाती है, औपचारिक में राज्य, शिक्षण संस्थाएं औपचारिक हो गई, अनौपचारिक में परिवार और पड़ोस की बात हो गई। अभी हम लोग इतना बार औपचारिक अनौपचारिक पढ़ चुके हैं कि हम लोग को पता चल गया होगा, याद हो गया है। साधन, साधन का तात्पर्य किसी विधि या तरीके से है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण अपनी नीतियों या आदेशों को लागू करती है। तो कोई तरीका होता है, जैसे विद्यालय है, शिक्षा देगा ना, तो वो कोई एक प्रोसेस रहता है ना। शिशु के बच्चे को ऐसा तो नहीं है तुरंत बीएससी की बुक्स पढ़ाने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक कोई ना कोई रीति होती है कि बच्चा पहले नमस्ते करना सीख जाएगा तो फिर हम उसको सिखाएंगे कि कैसे हेलो, किससे हेलो करना है, किससे नमस्ते करना है। अब पहले ही हम लोग बोल देंगे, बच्चे ने नमस्ते नहीं सीखा, अब हम पहले ही उसको बोलते नहीं तुम्हें इनसे नमस्ते नहीं करना है, तुमसे छोटे हैं, तुम्हें इनसे हेलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तुमसे बड़े हैं। अगर हम बच्चे को पहले से इतना कन्फ्यूजन, क्योंकि छोटा सा बच्चा, छोटा दिमाग, उसमें हम इतनी चीज़ें भरेंगे तो इतना जल्दी तो नहीं सीखेगा ना वो। तो एक समय के बाद हमको उसे सिखानी है चीज़ें, पहले उसको हम छोटी चीज़ें शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हीं में विशिष्टता यानी कि उन्हें बांटते जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, साधन बोलते हैं। जिस विधि या तरीके से किया जाता है उसे हम साधन बोलते हैं। जैसे प्रथा, परंपरा, हास्य, व्यंग, लोकाचार, प्रचार, जनमत, कानून आदि क्या है, एक साधन है। अब जैसे जो परंपराएं हैं, पहले हम लोग परिवार से सीखते हैं, परंपराएं कहीं ना कहीं एक साधन का काम करती हैं किसी चीज़ को करने के लिए। हास्य व्यंग का मतलब हो गया किसी बातों बातों में आपको ताना दे दिया, हंसी हंसी में आपका मजाक कर बना दिया गया, तो वो क्या एक साधन है, एक विधि है कि आपको हंसी हंसी में बोला, आपको बुरा भी नहीं लगा, लेकिन आप उस चीज़ पर विचार करते रह जाएंगे कि इसने मुझे तो हंसी हंसी में ऐसी चीज़ बोल दी, अब उसी चीज़ मुझे बदलनी चाहिए। तो क्या ये विधि है, तरीका है, आपको बदलना चाहिए उसको। बाकी लोकाचार है, प्रचार है, जनमत है, कानून आदि हैं, तो इनको क्या है, इनके द्वारा भी बदलाव लाना है। साधन को भी औपचारिक एवं अनौपचारिक 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो जो साधन है इनको भी औपचारिक और अनौपचारिक 2 भागों में बांटा गया। हम लोग देख लेते हैं कौन से औपचारिक साधन है, कौन से अनौपचारिक साधन है। तो अनौपचारिक साधन में कानून आता है, अभी मैंने बताया था कि
औपचारिक में कानून आएगा, अनौपचारिक में तो परिवार आता है, औपचारिकताएं जो निभाए जिनमें मतलब आपसे औपचारिक आपका संबंध ना हो, जिनसे आपको जी हजूरी, कानून मतलब आप पे सीधे लगेगा, औपचारिकता है वो, औपचारिकताएं निभाएगा, कानूनी दस्तावेज होंगे, आपसे बात करने में औपचारिकता होगी। अनौपचारिक में क्या है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, लोकाचार है, तो ये क्या है, अनौपचारिक साधन है। लुम्ले के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के साधन 2 प्रकार के होते हैं। तो लुम्ले ने 2 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के साधन की बात की है, बल पर आधारित सामाजिक नियंत्रण, प्रतीकों पर आधारित सामाजिक नियंत्रण। तो बल पर आधारित सामाजिक नियंत्रण को हम लोग बोलते हैं कानून हो गया, पुलिस हो गया है, बल पे आधारित काम कराती है, बल पे आधारित आपको सामाजिक नियंत्रण कराती है। बाकी प्रतीकों पर आधारित सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, जो हमारे धर्म से जुड़ी परंपराएं हैं, प्रतीक हैं, कहीं ना कहीं ओम है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं, इसको हम लोग को इसकी सब मान रखना है। जो क्या कहते हैं मुस्लिम समुदाय, उनके लिए 7-8 मतलब जो 786 नंबर है, कहीं ना कहीं धर्म का प्रतीक मानते हैं वो लोग, तो उसको कहीं ना कहीं उसका मान रखना होता है। तो वो क्या है, प्रतीकों के माध्यम से हम समाज में नियंत्रण लाया जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, वरना आपसे ये चीज़ दूर हो जाएगी, आपको उसका अपमान करना है, उसका सम्मान करना है, क्या है, प्रतीकों के माध्यम से हमें पता चलता है। हैज ने भी 2 प्रकार के साधनों का उल्लेख किया, तो हैज ने 2 प्रकार के साधन बताए हैं, उनको भी देख लेते हैं। अनुमोदन द्वारा सामाजिक नियंत्रण, सामाजिकरण द्वारा सामाजिक नियंत्रण। अनुमोदन मतलब होता है किसी चीज़ को अनुमोदित करना या देखना है, तो उसके हिसाब से सामाजिक नियंत्रण। और सामाजिकरण द्वारा किसी चीज़ को कोई दूसरा बता के आपसे करवाता है, तो वो है अनुमोदन। सामाजिकरण आपके जो मन में आपको सामाजिकरण दिया जाएगा, आपको सिखाई जाएंगी चीज़ें, तो आप उससे सामाजिकरण, खुद से सामाजिकरण आपके अंदर जब आ जाएगा, तो आप खुद समाज को नियंत्रित कर ले जाएंगे या खुद नियंत्रित हो जाएंगे। गिलिट एवं रीनहार्ट ने 2 प्रकार के साधनों का उल्लेख किया। तो गिलिन एवं रीनहार्ट ने कितने प्रकार के साधनों का उल्लेख किया, 2 प्रकार के साधन। शिक्षा एवं सामाजिकरण द्वारा नियंत्रण, बिल्कुल शिक्षा है, शिक्षा आप में कहीं ना कहीं समाजीकरण भी करती है, तो शिक्षा के द्वारा भी समाजीकरण होता है। बाकी आपका परिवार भी आपको समाजीकरण करता है, आपको नियम रीति लोकाचार सिखाता है, आपको बताता है आपको समाज में कैसे उठना बैठना, तो यही आपका समाजीकरण है। बाकी सामाजिक निर्देशों द्वारा, जैसे पुरस्कार एवं दंड द्वारा नियंत्रण भी हो गया, क्या है, सामाजिक निर्देशों द्वारा है। पार्सन्स ने संस्थागत समय सारणी तय करके बताया और संस्थागत प्राथमिकताओं को बताकर। तो एक पार्सन्स ने 2 प्रकार का बताया है कि संस्थागत होता है लेकिन समय सारणी तय करके, कि इस समय ये चीज़ आपको नियंत्रित करेगी, इस समय आपको ये चीज़ बताई जाएगी, लेकिन संस्थागत प्राथमिकताओं को बताकर कुछ चीज़ों को प्राथमिक द्वितीय पे रखा जाएगा और उस आधार पर आपको क्या है बताया जाएगा नियंत्रण साधन जो है। तो समय सारणी तय करके साधन बताए गए हैं, बाकी दूसरा है प्राथमिकताओं को बताकर साधन बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आत्मनियंत्रण एवं सामाजिक नियंत्रण समझ लेते हैं अब क्या होता है। आत्मनियंत्रण व सामाजिक नियंत्रण में अंतर है। आत्मनियंत्रण का संबंध व्यक्ति से है, इसकी प्रकृति व्यक्तिक है। तो आत्मनियंत्रण का मतलब क्या है, व्यक्ति से संबंधित है, इसकी प्रकृति क्या है, व्यक्तिक है। एक व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर रहा है तो वह है आत्मनियंत्रण, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण समाज से जुड़ा है, जबकि सामाजिक नियंत्रण का संबंध संपूर्ण समाज से है और इसकी प्रकृति संस्थात्मक है। यद्यपि कई बार ये एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। आत्मनियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का एक छोटा सा भाग माना जा सकता है। बिल्कुल एक व्यक्ति समाज का जैसे हिस्सा है ना, वैसे ही आत्मनियंत्रण क्या है, सामाजिक नियंत्रण का एक भाग है। क्योंकि व्यक्ति खुद को नियंत्रित करेगा तो कहीं ना कहीं समाज की एक इकाई खुद को नियंत्रित कर रही है ना, तो वह सामाजिक नियंत्रण की एक इकाई के रूप में काम करेगा आत्मनियंत्रण। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ नहीं समझ लेते हैं हम लोग। सत्तावादी व्यक्तित्व एडोर्नो की अवधारणा है, तो एडोर्नो को याद रख लेंगे, इनका सत्तावादी व्यक्तित्व रहा है। एडोर्नो द्वारा सत्तावादी व्यक्तित्व नामक पुस्तक, तो ये सत्तावादी व्यक्तित्व नामक बुक किसकी है, एडोर्नो की है। रचना भी किया गया है। ऐसे व्यक्ति घोर जाति केंद्रित, पूर्वाग्रह से ग्रस्त, प्रजातंत्र विरोधी, अतिरूढ़िवादी, असभ्य, असहिष्णु, अपरिवर्तनशील एवं प्रभुत्व में विश्वास करने वाले होते हैं। तो जो सत्तावादी लोग हैं एडोर्नो के द्वारा उन्होंने क्या माना है कि जो जाति केंद्रित होते हैं, पूर्वाग्रह से मतलब पहले से धारणा बना के रखते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब हो गया पहले से किसी के बारे में धारणा बना ली, अब उसी चीज़ में है कि वो इंसान नहीं बदल सकता, वो ऐसा ही है। हो सकता है उस समय के हिसाब से इंसान बदला हो, लेकिन नहीं, आपने पूर्वाग्रह बना लिया, आपके दिमाग में वो चीज़ आपने बिठा ली कि एक इंसान है वो इतना ही है, इतना ही कर सकता है, या वो मेरे से बात करने के लायक नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, आपने माइंड में बिठा लिया, आप उससे बात भी करेंगे तब भी उसको नीची नज़र से देखेंगे, चाहे वो आपसे ज़्यादा हो चुका हो या आपके बराबरी भी हो, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे। वैसे ही प्रजातंत्र विरोधी भी होता है। अतिरूढ़िवादी मतलब पुरानी जो रूढ़िवादिता है, दादी बाबा हैं कितने पुरानी सोच रखते हैं, तो उसे अतिरूढ़िवादी बोलेंगे कि नहीं पर्दा ही रहना चाहिए, बहुत सभ्यता है, वो अतिरूढ़िवादी आ जाता है। प्रजातंत्र विरोधी का मतलब हो गया लोकतंत्र विरोधी, यानी कि जो प्रजा के हित में है उसके विरोध में आ जाते हैं सत्तावादी लोग। और असभ्य होते हैं, असहिष्णु होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं तथा प्रभुता में विश्वास करने वाले होते हैं। प्रभुता मतलब अपनी सत्ता में विश्वास करने वाले होते हैं। सत्तावादी व्यक्तित्व की बात की है इन्होंने। ऐसे व्यक्ति अपने
मातहत व्यक्तियों के प्रति धर्मपूर्ण तथा आतंकित करने वाले व्यवहार करते हैं। तो जो सत्ता में व्यक्ति रहते हैं, आप सरकार से समझ लीजिए, ये लोग क्या है, अपना डर बनाए रखने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं कि लोग उनसे डरें। कुछ ना कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं कि गांव में मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो सरकार में है, सत्ता चला रहा है, तो वो अपने आप को उच्च दिखाने के लिए समाज में 2-4 लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो इस समाज शास्त्र के अनुसार है, आप रियलिटी में ना जाए, रियलिटी में भी चीज़ें आपको मिलेंगी। मेरा सरकार और इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल जो लिखा है उसके हिसाब से समझा रही हूँ। तो ऐसा होता है। विवेकवान व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? तो मैक्स ग्लूकमैन की अवधारणा है। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपके सामाजिक नियंत्रण से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है ना। तो विवेकवान व्यक्ति की बात कौन करते हैं? मैक्स ग्लूकमैन करते हैं। इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके मूल्य न्यायिक निर्णय करने तथा उनकी औचित्यता सिद्ध करने में बहुधा आदर्श होते हैं। तो मैक्स ग्लूकमैन की अवधारणा क्या है? इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसके मूल न्यायिक निर्णय करने तथा उनकी औचित्य सिद्ध करने में बहुत आदर्श होते हैं। तो उनके क्या है? न्यायिक निर्णय। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब न्यायपरक होते हैं, तो उनके हर निर्णय न्याय अपने विवेक से लेते हैं, दिल से नहीं लेते। लोग कहते हैं ना, ये दिमाग से बहुत सोचता है इंसान, दिल की बात नहीं करता, दिल की नहीं सुनता है, तो ये हमेशा औपचारिक बातें करता है। तो वो क्या है? मैक्स ग्लूकमैन है, विवेकवान व्यक्ति की अवधारणा देते हैं कि विवेकवान व्यक्ति क्या अपने दिमाग से हमेशा काम लेता है, जो भी निर्णय लेगा न्यायिक लेगा, न्यायोचित लेगा, ठीक है। प्रोफेसर टॉम्स 3 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख करते हैं। तो प्रोफेसर टॉम्स की बात भी कर लेते हैं। 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात करते हैं। विषयासक्त व्यक्तित्व, क्षुद्र बुद्धि वाला, दूरदर्शी, यथास्थितिवादी, परिवर्तन विरोधी या रूढ़िवादी व्यक्ति को विषयासक्त व्यक्ति कहते हैं। इसका क्या है? ये व्यक्ति अपने आप को एक जगह रोक के रख लेता है कि नहीं, परिवर्तन का विरोधी होता है, अपने आप को दूरदर्शी मतलब दूर की चीज़ें नहीं देखा, फ्यूचर में क्या होने वाला नहीं, अपने आप को वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति है। जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको स्वीकार नहीं करेगा, उसकी बात करते हैं। कौन? प्रोफेसर टॉम्स करते हैं। दूसरा है सृजनात्मक व्यक्ति, तो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होने वाला व्यक्ति सृजनात्मक है। रूढ़ि मुक्त व्यक्ति, ये व्यक्ति स्वच्छंद होता है तथा किसी वैचारिकी से बंधा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी प्रिय होते हैं, मतलब समय के हिसाब से बदल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कौन आप है कौन नहीं है, वो अपने आप को मुक्त रखता है, बंधनों से आज़ाद रखता है। रूढ़ि मुक्ति व्यक्ति होगी। अब हम लोग औपचारिक सामाजिक, अपना जो पुराना टॉपिक चल रहा था इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, आत्म नियंत्रण और सामाजिक नियंत्रण को। बीच में फैक्ट आ गया था तो मैंने उसको आपको समझा दिया। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण देख लेते हैं क्या होता है। राज्य द्वारा बनाए गए नियम कानून सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं। बिल्कुल, जो राज्य नियम कानून बनाता है वो कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं, इसलिए तो बनाए ही जाते हैं कि समाज को नियंत्रित करें। इन नियमों का पालन व्यक्ति के आंतरिक भावों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि पालन के लिए उसे बाध्य करना पड़ता है। इसके लिए दंड की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल, अगर कानून में दंड ना हो तो कोई व्यक्ति उससे मानेगा, कोई मानने को बाध्य होगा कि कानून को नहीं, मुझे मानना ही मानना है। अगर उसमें दंड का प्रावधान ना हो तो शायद बहुत से लोग हैं जो कानून को मानना ही बंद कर देंगे, ठीक है ना। औपचारिक साधन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कानून, प्रचार, संविधान और शिक्षा। तो संविधान हमारा किस में आएगा और शिक्षा किस में आएगा? तो औपचारिक साधन में आएगी, कानून भी। और औपचारिक अभिकरण की बात कर लेते हैं, यानी कि जो माध्यम होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। राज्य है, नेतृत्व है, सरकार है, स्कूल है, कॉलेज है, ये क्या है? औपचारिक अभिकरण है, यानी कि जो संस्थाएं, एजेंसी हैं उनकी बात हो रही है। औपचारिक नियंत्रण की तकनीकी प्रविधियां कौन कौन सी हैं? चेतावनी देके सुधारा जाता है, जुर्माना देके भी लोगों को सुधारा जाता है, कारावास देके भी सुधारा जाता है। बाकी गुप्तचर व्यवस्था, किसी की बोलते हैं ना, किसी की बात धीरे से सुनना, फिर उसको पहले से ही चीज़ों प्रिपेयर करके रखना अपने आप को। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगा तो आप उस चीज़ को क्या है समझ लेंगे, तो आप उसके खिलाफ पहले से ही क्या है अपनी कार्रवाई बना के रखेंगे कि अगर ये चीज़ करेगा तो मैं इसके विरोध में ये चीज़ कर दूंगा। तो उसे कहते हैं गुप्तचर। पहले से ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। व्यवस्था और पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार दंड हम लोग ऊपर समझ ही चुके हैं। बाकी अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण भी समझ लेते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या होता है? ऐसे नियंत्रण के प्रभाव को व्यक्ति आधिकारिक रूप से स्वीकार करता है। इनका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है, ना कि भय से। तो अनौपचारिक नियंत्रण क्या होता है? व्यक्ति स्वेच्छा से अपने आप को नियंत्रित करने लग जाता है और इनको स्वीकार भी अपनी स्वेच्छा से करता है, डर या दबाव में आके नहीं। औपचारिक साधन होते हैं उनमें डर या दबाव होता है आप पे। इन सामाजिक नियमों का पालन समूह कल्याण को ध्यान में रखकर नैतिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। तो जो सामाजिक नियम है इनका पालन करना समूह कल्याण की भावना के साथ ही होता है, नैतिक कर्तव्य होता है हमारा कि बड़ों की बात माने, तो इन्हीं को हम अनौपचारिक साधन बोलते हैं। अनौपचारिक साधन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जो प्रथा है, जनरीति है, लोकाचार है, परंपरा है, पवित्रता है, आदर्श है, विश्वास है, धर्म है, नैतिकता आदि क्या है? अनौपचारिक साधन है। अब मैं प्रथाएं जो हमारे यहाँ चलती हैं, वधू मतलब विधवा विवाह है, ये सब प्रथाएं ही हैं। पर्दा प्रथा है। जनरीति क्या है? हमारे यहाँ जो चीज़ें चली आ रही हैं, पुरानी व्याप्त हैं
कि हर किसी का अपना अपना मत होता है ना। तो जो लोकाचार है, जनरीति है, हमारे पूर्वजों से जुड़ी हम पे चली आ रही कि 10वां संस्कार होना, ये संस्कार है होता है, लेकिन हर किसी के अलग अलग रीति रिवाज से होता है। तो जिसे हम लोग रीति रिवाज बोलते हैं ना, तो वही जनरीति और लोकाचार है जो हमारे समाज में व्याप्त हैं। वो लोकाचार है, जनरीति है, परंपराएं जो पुरानी चली आ रही हैं कि कैसे किसी के यहाँ बहुएं बाहर निकल रही हैं, नौकरी कर रही हैं, तो किसी के यहाँ क्या है, घर में ही रहेंगी, काम करेंगी। तो हर किसी की अपनी अपनी परंपरा है। समाज नहीं बदलना चाहता अपनी परंपराओं को। जो बदल लेते हैं तो वो लोग समाज के अनुकूल चलते रहते हैं, जो नहीं बदलते हैं तो वो पिछड़ जाते हैं अपने आप से। पवित्रता में बोला जाता है कि गंगा जैसा पवित्र होना, तो ये कहीं ना कहीं आपको रोकता है कि हम ये चीज़ें गलत ना करें, वरना मेरी पवित्रता ह्रास होगा। तो ये क्या है, अनौपचारिक साधन है, आदर्श है हमारे कुछ, जो हमने बोला कि अपने घर की इज्जत रखना, बचाए रखना, तो ये क्या हमारे आदर्श हैं, मूल नैतिक हैं। विश्वास रखना धर्म है, नैतिकता क्या है, अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक अभिकरण यानी कि एजेंसियाँ कौन कौन सी हैं, तो परिवार और मित्र मंडली एजेंसी हैं हमारे अनौपचारिक अभिकरण की। और अनौपचारिक नियंत्रण की तकनीक कौन सी है, सीख हो गया, सुझाव देना हो गया, पुरस्कार देना हो गया, सामाजिक दंड हो गया, बाकी भाषा भी हो गई। आप सामाजिक दंड को समझ लीजिएगा, अनौपचारिक नियंत्रण में आता है, बाकी दंड जो है उसमें आएगा। कानूनी दंड क्या है, औपचारिक में आएगा, लेकिन सामाजिक दंड की बात है तो अनौपचारिक में आएगा। आप ध्यान रखेंगे, हास्य व्यंग, कला, फैशन, धुन आदि क्या है, अनौपचारिक नियंत्रण की तकनीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। अगस्त काम्टे व ओल्सन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण को आत्मनियंत्रण कहते हैं, यानी कि सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। तो किसने कहा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो आप इस कथन को याद कर लेंगे। रास का कथन देख लेते हैं। कानून समाज द्वारा लगाया गया सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशिष्ट व पूर्ण साधन है। तो कानून क्या है, समाज द्वारा लगाया गया सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशिष्ट और पूर्ण साधन है। क्यों, क्योंकि कानून के डर से लोग गलत करना छोड़ देते हैं। अगर कानून ना होता, जो दंड का प्रावधान ना होता, तो लोग समाज में एक दूसरे को मारने से, पीटने से पहले बिल्कुल नहीं कतराते। समाज को नियंत्रित करने के लिए कानून का होना अति आवश्यक है कहीं ना कहीं। तो रस्किन का देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य को नम्र बना देती है। बिल्कुल, शिक्षा ही व्यक्ति में नम्रता लाती है। आप देखेंगे कि शिक्षा है, अच्छा पढ़े लिखे लोगों से आप जब बात करेंगे तो वो इतना आपसे शिष्टाचार से बात करते हैं कि आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये इसमें नम्रता है। कहीं ना कहीं शिक्षा नम्रता को लाती है। राष्ट्र का एक अगला कथन है। कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। तो राष्ट्र की क्या ये डेफिनेशन पूछी गई है, मुझे याद आ गई, वही मैंने पढ़ी तो ये डेफिनेशन पूछी गई, इससे मुझे याद आया। ऊपर वाली राष्ट्र की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत एवं अत्यधिक स्पष्ट इंजन है। अभी मैंने बताया कानून की महत्ता, वही इन्होंने बोली है। तो इंजन वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, तो आप इससे डेफिनेशन पकड़ सकते हैं। कानून को इन्होंने क्या बोला है, इंजन बोला है। तो आप कानून को इंजन से कनेक्ट करके राष्ट्र को रख सकते हैं याद, ठीक है, जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। बिल्कुल, कानून को बनाए रखना भी समाज का ही एक मान्य है। अगर समाज कानून को मानना बंद कर दे, सभी लोग एक हिसाब से कानून के विरोध में उतर जाएं, तो क्या कानून काम करेगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो बेकन की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रथाएं मनुष्य के जीवन के प्रमुख न्यायाधीश हैं। तो जो समाज में प्रथाएं व्याप्त है, हमारे परिवार या हमारे जो पूर्वजों से चली आ रही है, वो क्या है, न्यायाधीश हैं। हमको जज करती हैं, हमको सिखाती हैं, आपको ये गलत है, आप यहाँ पे सही हैं। मार्टिन का कहता है, प्रथाओं को गुस्सेबाज एवं धूर्त स्कूल मास्टरनी कहा गया। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ही पूछी जा चुकी है, कई बार पूछा गया है, तो इसको तो हम बहुत याद रखेंगे। मार्टिन की कि प्रथाओं को गुस्सेबाज और धूर्त स्कूल मास्टरनी किसने कहा है। मार्टिन की डेफिनेशन इतनी बार पूछी गई है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने इसको हर प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व किया है, नेट टीजीटी पीजीटी की। तो ये धूर्त मास्टरनी वाला कथन बहुत याद है और सबसे अलग है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। लाक का क्या है, प्रथा की शक्ति को प्रकृति से भी महान बताते हैं। कौन, लाक बताते हैं। शेक्सपियर ने प्रथा को क्रूर कहते हैं। तो हम मार्टिन की डेफिनेशन तो डेफिनेटली याद करके रखेंगे, और रॉस की भी, ठीक है। आपको दो तो याद करके रखनी है, बाकी इन पे नज़र डाल लीजिए, आपको आगे पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे पता है इतना डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना आपकी कहीं ना कहीं बन जाती है, आवश्यकता हो जाती है उनकी। सपेरा का कथन है, आदिम समाजों में प्रथाओं के प्रति समर्पण अतः स्फूर्त होता है। बिल्कुल, आदिम समाज है, जनजातीय समाज है, उनमें आप चले जाएं, उनकी प्रथाओं का ही महत्व है, उनकी प्रथाएं ही उनके लिए कानून है। क्योंकि प्रथा के विरुद्ध आप में जाएंगे तो आपको दंड का प्रावधान हो जाएगा, तो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रथाएं यहाँ पर कानून का काम करती हैं। मेलिनोवस्की ने कुछ कहा है, इनका कथन देख लेते हैं। आधुनिक समाजों की तरह आदिम समाजों में भी व्यक्तिगत लाभ के कारण ही प्रथाओं का पालन करता रहा है। तो इनका मतलब है कि प्रथाओं का पालन क्या है, व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत लाभों की वजह से करता है। तो ऐसा ही आदिम समाज में लोग करते रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोटोमोर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को के प्रति वंदित व निर्देशित करता है। तो जनमत क्या है, व्यक्तियों के जो व्यवहार हैं उनके प्रति उन्हें वंदित व निर्देशित करता है। ब्रिट ने क्या बोला है, प्रथाएं कार्य करने की विधियां ही नहीं एकमात्र विधि हैं। तो जो प्रथाएं हैं वो विधियां नहीं है, क्या एकमात्र विधि हैं, ब्रिट ने बोला है।
किंग्सले डेविस की है, सामान्य व्यक्तियों के मन में लोकाचारों का से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। तो किंग्सले डेविस की डेफिनेशन भी आई है एक दो बार, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आई है तो आप इस पर नज़र डाल लेंगे। न्यायालय की बात करते हैं, किंग्सले डेविस प्रथाओं को वो लोकाचारों को न्यायालय मान लेते हैं। तो किंग्सले डेविस की आप याद रखेंगे, रास की याद रखेंगे, बाकी प्रथाओं को धूर्त मास्टरनी किसने कहा है, पूरा डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाती, सिर्फ एक जो लाइन है ना, धूर्त मास्टरनी प्रथाओं को किसने कहा है, आपसे ये पूछा जाता है, आपको ये लाइन याद रखनी, इतना सा याद रखना है, मॉन्टेन का कथन है। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्विज़ 5 बजे आप लोग सभी लोग आ जाएँ ग्रुप पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, बाय।